एपिसोड 35 वाइफ शौर्या। बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं आप? क्या आपने हमें छुआ था? हमने अपने शरीर वो लाल निशान देखे थे। बताइए क्या किया था आपने हमारे साथ उस दिन? बोलते हुए दुआ की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। शौर्य, जिसके दोनों हाथ उसकी पेंट की जेब में थे, वो बस एक तक दुआ को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उस टाइम की सिचुएशन को दुआ को एक्सप्लेन करे। शौर्य आगे बढ़ने लगा। शौर्य को आगे बढ़ता देख दुआ पीछे हटने लगी। पीछे होते हुए एक पल ऐसा आया, दुआ दीवार से टकरा गई। शौर्य अब उसके एकदम करीब आ गया था। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, हमें जवाब चाहिए। हमें बताइए क्या किया था उस दिन हमारे साथ। शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम उस दिन नशे में थी और आपने हमारे नशे में होने का फायदा उठाया। जैसे ही दुआ ने ये कहा, शौर्य ने अपना एक हाथ जोर से दीवार पर मारा। दुआ शौर्य को ऐसे करता देखकर डर गई। तुम जानती भी हो फायदा उठाना किसी कहते हैं? शौर्य ने बेहद गुस्से से दुआ की आंखों में देखकर दांत पिसते हुए कहा। इस पल दोनों की धड़कनें तेज थी, उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। जो भी हो, फायदा तो उठाया है आपने हमारा, और पता नहीं क्या क्या किया होगा आपने हमारे साथ। दुआ ने शौर्य से नजरें मिलाते हुए कहा, तो तुम्हें जानना है मैंने उस दिन तुम्हारे साथ क्या किया था? शौर्य ने कहा और होठों पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए दुआ को देखने लगा। तुम उस दिन नशे में थी, मैंने तुम्हें बहुत रोका पर तुम नहीं मानी, उल्टा मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। मुझे तुमने मजबूर कर दिया खुद को छूने के लिए, और तभी कुछ सेकंड के लिए मैं बहक गया। शौर्य दुआ की आंखों में देखकर बोल रहा था। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को उलझा दिया था। दुआ का सारा ध्यान शौर्य की बातों पर था, इसलिए दुआ को शौर्य के इस मूव का पता नहीं चला। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं ये झूठ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। नशे में कौन क्या कर जाता है, करने वालों को कभी पता नहीं चलता। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के माथे को अपने होठों से छू लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। तुम्हें जानना था ना उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो अब मैं तुम्हें वो सब करके बताऊंगा। अपनी बात बोलकर शौर्य ने दुआ के दोनों गालों पर किस किया। दुआ शॉक में अपनी आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। शौर्य ने अपने गाल से दुआ के गाल को छूते हुए उसके नेक पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। दुआ का दुपट्टा जो उसके गले में था, शौर्य ने अपने हाथ से उसके दुपट्टे को गले से निकालकर फेंक दिया। जैसे ही शौर्य ने ये किया, दुआ अपने सेंस में आई और वो शौर्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर शौर्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। एक बार फिर शौर्य दुआ की खुशबू में खो गया था। वो उसके गले और शोल्डर पर किस करने लगा। शौर्य के उसे किस करने से दुआ की सांसें तेज हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। वो शौर्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर शौर्य उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया। शौर्य ने अपने दांतों से खींचकर दुआ के सूट को उसके शोल्डर से उसके सूट को नीचे कर दिया और उसके राइट शोल्डर को चूमते हुए उसे एक लव बाइट दिया। शौर्य की टफ बॉडी से दुआ का नाजुक शरीर लड़ नहीं पा रहा था। शौर्य ने जब दुआ के शोल्डर पर बाइट किया तो दुआ की चीख निकल गई। दुआ की तेज आवाज जब शौर्य के कान में गई तो वो अपने होश में आया। दुआ की खुशबू अक्सर उसे मदहोश कर जाती थी। दुआ की क्लोजनेस तो उसे बेकाबू कर देती थी, उसे खुद होश नहीं रहता था वो क्या कर रहा है। दुआ की चीख सुनकर शौर्य ने अपने झुके सर को उठाकर दुआ के चेहरे को देखा जो पूरा लाल पड़ गया था। आंसू से उसकी आंखें भीग गई थी। उसकी आंखों से निकल रहे आंसू और दुआ की सिसकियां शौर्य को बेचैन कर रही थी।
दुआ आंखों में बेहद नफरत लिए उसे देख रही थी, पर शौर्य को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ दुआ के आंसू से फर्क पड़ रहा था, ना कि उसकी नफरत से। दुआ अभी भी दीवार से लगकर खड़ी थी और शौर्य को घूर रही थी। शौर्य की नजर दुआ के चेहरे से होकर उसके गले और कंधे पर गई। दुआ के गोरे जिस्म पर शौर्य के दांतों के निशान चांद में दाग जैसे लग रहे थे। दुआ ने पलकें झुकाकर अपने कंधे पर बने शौर्य के दांतों के निशान को देखा। फिर शौर्य की आंखों में देखकर बेहद नरफत से कहा, जानवर है आप, जानवर। बोलते हुए दुआ रोने लगी। शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया। दुआ के आंसू शौर्य के सीने पर अंगारों की बारिश कर रहे थे। शौर्य ने आगे बढ़कर दुआ का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। दुआ ने शौर्य से अलग होने की बहुत कोशिश की, पर वो शौर्य की मजबूत पकड़ से आजाद नहीं हो पाई। थक हार कर दुआ शौर्य के सीने से लगे हुए ही रोने लगी। उसके हाथ जो थोड़ी देर पहले शौर्य की पीठ पर मुक्के मार रहे थे, अब उन हाथों ने शौर्य के पीठ पर अपनी पकड़ को कस लिया था। वो शौर्य के सीने लगी लगातार रोए जा रही थी। शौर्य ने एक हाथ से दुआ की कमर को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसके सर को सहला रहा था। शौर्य ने दुआ तब तक अपनी बाहों में भरे रखा जब तक दुआ का रोना बंद नहीं हो गया। जब दुआ के रोने की आवाज आना बंद हो गई, तो शौर्य ने उसे धीरे से उसे खुद से अलग करना चाहा, पर दुआ ने उसकी शर्ट को पीठ पर से कसकर पकड़ा हुआ था, इसलिए शौर्य उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। शौर्य ने गर्दन झुकाकर देखा तो दुआ रोते रोते उसकी बाहों में ही सीने से लगे सो गई थी। कल रात दुआ बिल्कुल भी नहीं सोई थी, इसलिए वो अभी शौर्य की बाहों में ही रोते रोते सो गई। ये कैसा जुनून है मेरा, ये कैसी नफरत है तेरी, दर्द भी तुझे मुझसे मिलता है और सुकून भी तुझे मेरी बाहों में मिलता है, शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा और दुआ को अपनी बाहों में उठा लिया। काउच पर लेटा कर शौर्य ने दुआ को एक नजर देखा। दुआ का सूट उसके कंधे से अभी भी नीचे था। शौर्य ने झुककर दुआ के माथे को अपने होठों से छुआ और अपने दिए जख्म पर मरहम लगाने लगा। उसके सूट को ठीक कर उसे एक चादर से ढक दिया। तेरे इनकार में इतना जुनून है तो इकरार का आलम क्या होगा। तेरी नफरत में इतनी मोहब्बत है तो मोहब्बत का आलम क्या होगा। दुआ को देखते हुए शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। शौर्य ने अपने कैबिन के डोर को अंदर से लॉक किया और काम करने लगा। वो नहीं चाहता था कोई उसके कैबिन में बिना नोक किए आए। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आयशा, जिसके हाथ से बार बार उसके डेस्क पर रखी फाइल गिर रही थी, उसने नीचे गिरी फाइल को उठाकर डेस्क के पर रखते हुए कहा, सॉरी यार दुआ, मैं बार बार तुझे परेशान करती थी, बोल बोल कर तू चीजें गिराते तोड़ती रहती है, पर यार तू जीनियस है, ये साड़ी जैसा दुपट्टा कैसे संभाल लेती है तू। मैं तो एक जी दिन में थक गई। आयशा दुपट्टे को संभालते हुए बोले रही थी। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोली, आज हम दोनों ने सैम कॉलर की ड्रेस पहनी है, मैं तो तेरी कार्बन कॉपी लग रही हूँ। आज लंच टाइम में तेरे साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करूंगी। बोलते हुए आयशा अपना काम करने लगी। आयशा की ड्रेस पर जूस गिरने की वजह से दुआ ने उसे अपनी ड्रेस दी थी। दोनों की ड्रेस का कॉलर सेम था, येलो, एक का डार्क येलो था, एक का लाइट येलो। आयशा काम में डूबी हुई थी, तभी उसके पास एक लड़का आया। एक्सक्यूज मी मैम, उस लड़के ने कहा। यस, आयशा ने कहा। मैम, ये आपके लिए कोई रिसेप्शन पर दे कर गया है, एक लेटर उस लड़के ने आयशा को देते हुए कहा। मेरे लिए? ये किसने दिया होगा मुझे खुद से ही। बोलते हुए आयशा ने उस लेटर को लिया और खोलकर पढ़ने लगी। पार्किंग में आकर मिलो, ये किसने लिखा होगा और पार्किंग में कौन वेट कर रहा है मेरा, आयशा ने लेटर पढ़कर खुद से कहा।
ये तो पार्किंग में जाकर ही पता चलेगा। बोलते हुए आयशा अपनी चेयर से उठी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। आयशा पार्किंग में आई तो वहां सिर्फ उसे गाड़ियां दिख रही थी। पार्किंग अंडरग्राउंड थी। आयशा इधर उधर देखने लगी पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी पीछे से किसी ने आयशा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। आयशा उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाने लगी, पर तभी एक और आदमी ने उसे उठा। फिर वो दोनों आदमी वहीं पार्किंग में खड़ी एक वैन के पास उसे ले गए और उसे जबरदस्ती वैन में धकेल दिया। शौर्य ने सोई हुई दुआ को एक नजर देखा जो अभी भी सो रही थी। शौर्य अपनी चेयर से उठा और कैबिन से निकल कर राज के कैबिन में आया। राज ने जैसे ही शौर्य को अपनी कैबिन में देखा वो शॉक्ड हो गया। अबे तो और मेरे कैबिन में क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला होगा, राज ने सोचने वाले अंदाज में कहा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, तेरे कैबिन में भूकंप आ गया क्या? शौर्य चुपचाप राज की बकवास सुन रहा था। शौर्य राज को अपने कैबिन में बुला सकता था पर वो नहीं चाहता था कोई दुआ को सोते हुए देखे, इसलिए आज पहली बार शौर्य राज के कैबिन में आया था, जिसे देखकर राज शॉक्ड हो गया था। शौर्य ने राज की बात से फ्रस्ट्रेट होकर दोनों हाथ डेस्क पर रखते हुए कहा, डील क्या हुआ, फाइनल हुई या नहीं? ओ डील हाँ हो गई, राज ने कहा। और वेपन डील, शौर्य ने कहा। ऑन द वे, कल शाम तक उन्हें वेपन्स डिलीवर हो जाएंगे, राज ने कहा। शौर्य जाने लगा तो राज ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहा है, 2 मिनट बैठ, पहली बार मेरे कैबिन में आया है, अपनी खातिरदारी का एक मौका तो दे, कम से कम कॉफी पीकर तो जा, राज ने होठों पर शरारत भरी स्माइल लिए कहा। दूसरी तरफ एक वैन जिसमें आयशा थी, वो वैन एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर आकर रुकी। कुछ आदमी बाहर आए और वैन में से आयशा को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाला। आयशा अपने सामने खड़े उन आदमियों को देख रही थी जो उसे घूर रहे थे। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, क्यों लाए हो तुम लोग मुझे यहाँ, प्लीज मुझे जाने दो। बोलते हुए आयशा पीछे हटने लगी, तभी वो किसी से टकरा गई। एसएसआर कॉरपोरेशन में राज शौर्य को अपनी बातों में उलझाए हुए था। शौर्य उसके के कैबिन से जाना चाहता था पर राज उसे जाने नहीं दे रहा था। शौर्य ने गुस्से में राज को घुरा। राज शौर्य की आंखें देखकर चुप हो गया। राज के चुप होते ही शौर्य उसके कैबिन से निकलकर अपने कैबिन में आ गया। शौर्य ने जैसे ही दुआ की तरफ देखा, उसकी भौहें तन गई। एक शख्स जिसने ग्रे कॉलर का 3 पीस सूट पहना था, वो अपने दोनों हाथ जेब में डाले दुआ को देख रहा था। शौर्य की तरफ उस शख्स की पीठ थी पर उसे देखकर लग रहा था शौर्य उस शख्स को जानता है। कौन है ये शख्स जो शौर्य के कैबिन में बिना उसकी परमिशन के आ गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने आयशा को किडनैप किया है? क्या होगा अब आयशा के साथ? क्या वो उन लोगों से बच पाएगी? एपिसोड 36, ये लड़की पागल कर देगी मुझे, हैंडसम हंक। शौर्य जैसे ही अपने कैबिन से निकलकर राज के कैबिन में एंटर हुआ, तभी लिफ्ट ओपन हुई और एक शख्स जिसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी अच्छे और अट्रैक्टिव थे, वो लिफ्ट से बाहर आया और शौर्य के कैबिन में एंटर हुआ। शौर्य के कैबिन में शौर्य को ना देखकर वो शख्स जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर कैबिन के कॉर्नर में काउच पर सो रही दुआ पर गई। दुआ का शरीर चादर से ढका था पर उसका चेहरा दिख रहा था। दुआ सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। उसके कुछ बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा हसीन और क्यूट लग रही थी। उस शख्स के कदम दुआ को देखते हुए अपने आप ही दुआ की ओर बढ़ गए। दुआ के पास जाकर उस शख्स ने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाल लिए और उसे एक तक बिना पलके झपकाए निहारने लगा। इट्स ब्यूटीफुल, ताजे गुलाब के जैसी हो तुम, पर तुम हो कौन और शौर्य के कैबिन में क्या कर रही हो?
क्या ये शौर्य की गर्लफ्रेंड है? उस शख्स ने खुद से ही सवाल किया। वो शख्स अपने मन में ढेरों सवाल लिए दुआ को देख रहा था कि तभी कैबिन का डोर ओपन कर शौर्य अंदर आया। शौर्य ने अंदर आते ही देखा एक आदमी दुआ को देख रहा है। वो कुछ कहता कि तभी वो शख्स पीछे मुड़ा, उसके होठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। तो वहीं शौर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन उसे देखकर शक्त हो गए थे। शौर्य ने एरोगेंटली कहा, तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? आया तो मैं यहाँ तुझसे मिलने था, पर यहाँ आकर तो मैं किसी और से ही मिल रहा हूँ। बोलते हुए वो शख्स हंसा और फिर दुआ को एक नज़र देखकर शौर्य से कहा, मेरा छोटा भाई लड़कियों में इंटरेस्ट कब से लेने लगा? मुझसे मिलने आए हो तो मुझसे मिलो और जाओ। मेरी जिंदगी में झांकने की जरूरत नहीं तुम्हें, शौर्य ने रुडली कहा। रिलैक्स मैन, रिलैक्स, वैसे चॉइस बहुत खूबसूरत है तेरी, उस शख्स ने शौर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अथर्व, अपने काम से काम रख, शौर्य ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। तुझसे बड़ा हूँ मैं, थोड़ी इज्जत से बात किया कर मुझसे, अथर्व ने कहा। शौर्य ने अथर्व के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए कहा, एक दिन बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, और तूने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से मैं तुझे बड़ा भाई मानूं? शौर्य बोलते हुए अथर्व की आंखों में देख रहा था। फिर 2 सेकंड का पॉज लेकर अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जितनी इज्जत दे रहा हूँ ले ले, कहीं वो भी तुझसे छीन ना जाए। ये इज्जत भी माँ की वजह से तुझे मिल रही है। मिलना हो गया तुम्हारा मुझसे तो तू जा सकते हैं अब, शौर्य ने अपने वर्ड्स पर जोर देते हुए कहा, जिसे सुनकर अथर्व ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया और शौर्य को एक नज़र देखकर चला गया। अथर्व के जाने के बाद शौर्य ने दुआ को देखा जो अभी भी सुकून से सो रही थी। शौर्य उसके पास गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आयशा पीछे पीछे होते हुए अपने पीछे खड़े शख्स से टकरा गई। आयशा ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर आयशा की आंसुओं से भरी आंखों में चमक आ गई और वो जल्दी से उस शख्स के पीछे छुपकर उसके शोल्डर पर अपनी पकड़ को बनाते हुए बोली, प्लीज मुझे इनसे बचा लो, ये लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती उठा कर ले आए। अनमय ने अपने एक हाथ से आयशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सेफली यहाँ से ले जाऊंगा। फ्लैशबैक। अनमय आज फिर शौर्य और राज से मिलने आया था। उसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शौर्य और राज को देनी थी। वो ये इन्फॉर्मेशन उनसे मिलकर ही देना चाहता था, इसलिए वो बिना कॉल किए ही एसएसआर कॉरपोरेशन आया था। अनमय जब पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर लिफ्ट की तरफ जा रहा था तब उसे आयशा की चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर अनमय इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि ये उसका वहम है और यही सोचते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पर तभी उसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई तो अनमय ने एक बार फिर पीछे पलट कर देखा। एक ग्रे कॉलर की वैन पार्किंग से निकल रही थी। वैन की विंडो से पीले रंग का दुपट्टा बाहर की ओर निकला हुआ था और हवा में उड़ रहा था। तभी एक आदमी के हाथ बाहर आए और दुपट्टे को अंदर कर लिया। अनमय ये देखकर समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो आवाज जो उसने सुनी थी वो उसका वहम नहीं है, वो सच में एक लड़की की आवाज थी। अनमय ने बिना एक पल की देरी किए अपनी कार लेकर उस वैन का पीछा करने लगा और पीछा करते हुए वो उस बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री तक आ गया। फ्लैशबैक एंड। कौन है बे तू? अगर गलती से आया है तो चला जा, एक मौका दे रहा हूँ, एक आदमी ने अनमय देखते हुए कहा। अनमय, जिसने व्हाइट लाइनों वाली चैक डार्क ब्लू शर्ट पहनी थी लाइट ब्लू जीन्स के साथ, उसके बाल वेल सेट थे। अनमय के लुक्स ऐसे थे, वो दिखने में बिल्कुल एक हीरो जैसा था। उसकी शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड थी। शर्ट की कॉलर के 2 बटन खुले थे और वो अपने इस सिंपल चार्म लुक से एक हैंडसम हंक लग रहा था।
जिसे देखकर वो आदमी उसे एक भोला भाला लड़का समझ रहे थे, पर अनमय इसके विपरीत था। जिस तरह से राज का इंटरेस्ट ऑफिस में काम करने में था, अनमय का इंटरेस्ट ऐसे लोगों की धुलाई करने में था। ऐसा नहीं को राज फाइट नहीं करता था। जब ज्यादा जरूरत होती थी तभी राज इनोसेंट नेचर साइड कर शौर्य की तरह ही डेविल बन जाता था। अनमय उनकी बात सुनकर धीरे से मुकुराया और एक हाथ से अपने दूसरे हाथ में पहनी रिस्ट वॉच निकालने लगा। अनमय को ये करते देखकर उसके सामने खड़े लोग हैरान थे। ये क्या कर रहा है तू? एक आदमी ने पूछा। यार, ये वॉच मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी, मैं नहीं चाहता ये वॉच तुम लोगों की वजह से टूट जाए। अनमय को वो वॉच शौर्य ने गिफ्ट की थी। वो एक ब्रांडेड वॉच थी, लिमिटेड एडिशन की, जिसकी बॉडी प्लेटिनम की थी और उसके ऊपर डायमंड लगे थे। अनमय अपनी बात बोलकर पीछे मुड़ा और आयशा को वॉच पकड़ाते हुए कहा, पहले पता होता कि तुम्हारा किडनैप हो रहा है तो कभी तुम्हें बचाने नहीं आता। अब इसे संभाल कर रखना। आयशा अनमय की बातों पर उसे मुंह खोले हैरानी से देख रही थी। अनमय ने आयशा को कंधे से पकड़ एक तरफ साइड कर दिया। हीरो जैसा थोपड़ा है तेरा, क्यों मार खाकर इतनी अच्छी शक्ल को बिगाड़ना चाह रहा है? एक आदमी ने कहा और अगले ही पल वो दूर जा गिरा। दरअसल हुआ ये कि जब वो अनमय की तारीफ कर रहा था, उसकी बकबक खत्म होते ही अनमय ने एक जोरदार पंच उसकी चेस्ट पर मारा और वो दूर जा गिरा। एक पल के लिए वहां खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए, पर अगले ही पल सबने एक साथ अनमय पर अटैक किया। अनमय, जिसे आदत थी एक साथ इतने लोगों से लड़ने की, उसने पल भर में ही सबको जख्मी कर दिया था। वो सभी जमीन पर पड़े दर्द में करा रहे थे। अनमय ज्यादातर अपनी फाइट की प्रैक्टिस शौर्य के साथ करता था। शौर्य के अलावा कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। अनमय ने नीचे झुककर एक आदमी की शर्ट का कॉलर पकड़ उसे थोड़ा ऊपर उठाते हुए उससे पूछा, अब बोल, क्यों किडनैप कर इसे ले जा रहा था तू? उस आदमी ने दर्द में तड़पते हुए कहा, ये सब हम नहीं जानते, हमें तो बस पीले सूट वाली लड़की को उठाने के लिए कहा गया था। अनमय ने उसकी बात सुनकर एक पंच और उसके मुंह पर जड़ दिया। अनमय उठा और पीछे मुड़कर आयशा को देखा, जो उसे आंखें बड़ी किए मुंह खोले देख रही थी। अनमय उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी एक उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर कर उसके खुले मुंह को बंद करते हुए कहा, मच्छर घुस जाएंगे, मुंह बंद कर लो। अनमय ने आयशा के हाथ से वॉच लेकर पहनने लगा, पर आयशा अभी भी बड़ी बड़ी आंखें किए उसे ही देख रही थी। आयशा अनमय को नीचे से ऊपर तक एक्सप्लोर कर रही थी। अनमय के बाई शेप और उसके मसल्स काफी स्ट्रॉक शो रहे थे, चौड़े कंधे और वी शेप बॉडी। आयशा बस आंखें फाड़े उसे देखे ही जा रही थी। अनमय ने आयशा की नजरों को भांप लिया था। वो समझ गया था आयशा उसे कैसे देख रही है। अगर तुम्हारा मुझे देखना हो गया हो तो यहाँ से चले सनफ्लावर, अनमय ने कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें क्यों देखूंगी? और तुमने मुझे सनफ्लावर क्यों कहा? आयशा ने अनमय को घूरते हुए कहा। अनमय धीरे से मुस्कुराया और उसके करीब आकर कहा, अच्छी लग रही हो, येलो कॉलर सूट करता है तुम पर। इस येलो ड्रेस में सनफ्लावर लग रही हो। अनमय अपनी बात बोलकर कार के ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। क्या इसने मेरी तारीफ की? आयशा ने खुद से सवाल किया। तभी अनमय ने हॉर्न दिया, जिसे सुनकर आयशा होश में आई और जल्दी से कार में जाकर बैठ गई। एसएसआर कॉरपोरेशन में दुआ अपनी नींद पूरी करके अंगड़ाई लेते हुए उठी। दुआ ये सोच रही थी वो अपने रूम में है। शौर्य जो दुआ को देख रहा था, उसने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की अपनी क्यूटनेस मुझे पागल कर देगी। जैसे ही दुआ ने अपनी पूरी आंखें खोली, उसे एहसास हुआ वो घर में नहीं ऑफिस में है, वो भी शौर्य के कैबिन में। अब उसे एक एक कर सोने से पहले की सारी बातें याद आने लगी।
याद करते ही दुआ ने अपने शोल्डर को छुआ जहां उसे हल्का दर्द हो रहा था। उसके मुंह से धीरे से आउच निकला। तभी जैसे उसे कुछ याद आया और उसने उस ओर देखा जहां शौर्य बैठा उसी को देख रहा था। दुआ ने अपना दुपट्टा लिया और उसे पहनते हुए उठी और शौर्य के सामने आकर उसे घूरने लगी। जैसे ही शौर्य को कुछ कहने के लिए दुआ ने अपना मुंह खोला, उसका फोन रिंग हुआ। दुआ का बैग फोन सब शौर्य के कैबिन में था। दुआ सुबह ऑफिस आते ही अपने कैबिन में ना जाकर सीधा शौर्य के कैबिन के ही आ गई थी, इसलिए उसकी सारी चीजें शौर्य के कैबिन में डेस्क पर रखी थी। दुआ ने शौर्य को घूरते हुए कॉल रिसीव कर हेलो कहा। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पर बोल रहे शख्स की बात सुनी, दुआ के हाथ से फोन गिर गया, उसकी आंखें नम हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मुंह से धीरे से निकला आरव। दुआ के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर शौर्य चेयर से उठा और दुआ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? पर दुआ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। शौर्य ने नीचे गिरे फोन को देखा, कॉल अभी भी चालू थी। शौर्य ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की सारी बातें सुनकर शौर्य ने कहा, हम अभी आ रहे हैं। कॉल कट कर शौर्य ने नीचे बैठी दुआ को उठाया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर चला गया। कार में बैठी दुआ रोए जा रही थी और शौर्य फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। दुआ के हाथ कांप रहे थे, ये देखकर शौर्य ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से दुआ का हाथ पकड़ते हुए उसे नॉर्मल रहने का इशारा किया। दुआ ने अपनी कांपती आवाज में कहा, वो ठीक तो होगा ना? शौर्य ने दुआ का हाथ छोड़ उसी हाथ को दुआ के गाल पर रखते हुए कहा, उसे कुछ नहीं होगा, मैंने कॉल कर दिया है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया होगा। क्या हुआ आरव को? अब क्या करने वाला है अथर्व? क्या आयशा को अनमय का ये अंदाज पसंद आने लगा है?